तो चलिए अब बात करते हैं यूपी मांगे उत्तर की। और आज जो डिबेट में हम सवाल उठाने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अपने मेहमानों से हम कौन कौन से सवाल आज पूछेंगे। तो आज के सवाल हैं कि पीएम का पूर्वांचल दौरा कितना असरदार है और सपा का गढ़ भेज सकेंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। यानी जो आजमगढ़ पहले जहां के नाम से लोग भयभीत होते थे, आज वो आजमगढ़ पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान बना रहा है। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है, तो आपकी आस्था को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है। तो पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद हो रहा है और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब आपको वो सवाल हम बता देते हैं जो कि आज की डिबेट में हम उठाने जा रहे हैं। पीएम का पूर्वांचल दौरा कितना असरदार है। सवाल ये कि सपा का गढ़ भेज सकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वहां पहुंचे थे। बड़ी सौगात भी उनकी तरफ से दी गई। 2019 की भरपाई कर पाएगी क्या बीजेपी। सवाल ये भी कि पूर्वांचल में खिलेगा कमल या फिर चलेगी साइकिल। तो ये डगर कितनी आसार बने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से और क्या इसका असर आने वाले चुनाव में नजर आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे से जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सपा प्रवक्ता कर्नल शरद सरन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपा प्रवक्ता सुभाष यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अवनीश जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। पूर्वांचल के दौरे को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से असर पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और ये तय जान लीजिए कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकारों के कामकाज, भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेतृत्व की बेहतर नियत के जरिए हम सभी 80 सीटों पे जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आगाज पूर्वांचल से किया और जिस तरह से वो लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर गली-गली जाकर भाजपा की नीतियों को प्रचारित करने का काम कर रहा है, उससे बिल्कुल लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है और प्रधानमंत्री जी को तिबारे पद पे बैठाने का जो लक्ष्य है वो बहुत भारी बहुमत से अब की बार 400 पार का लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे, इसमें कोई संशय कहीं नहीं। ठीक है कर्नल शरद, आपने सुना अभी वो कह रहे हैं कि बीजेपी की नीतियों का ही असर है कि दोबारा से हम चुनाव में जाएंगे और जीत भी मिलेगी 400 पार अब की बार। भाषण तो बहुत अच्छा दिया लेकिन नीतियां बताना भूल गए कि किन नीतियों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और पैनल पे जितने साथी हैं उनको अभिवादन देना चाहूंगा और आपकी एक बात के लिए तारीफ करना चाहूंगा कि जो अभी मोदी जी और योगी जी के जो भाषण के क्लिप्स चल रहे थे उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा था तो मुझे शोले के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की याद आई। उसका स्पेशल इफेक्ट बहुत अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी बोल रहे थे वो भी बस स्पेशल इफेक्ट ही है, जमीन पे कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ बताता हूं। अभी जौनपुर में इनके बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार यादव जी का सड़क पे हत्या हो गई और अभी कुछ घंटे पहले
ये हमारे जो राजभर जी बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी की प्रदेश महासचिव की संत कबीर नगर में उनके घर में घुस के हत्यारों ने हत्या कर दी। अभी शायद 1-2 घंटे पहले की बात है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे लिए बहुत दुखद और अचंभित बात है, एक पार्टी के महासचिव की हत्या हो गई है। 2 घंटे पहले मोदी जी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे और अपराधियों ने ये किया है। उसके बाद अब आप आ गए ये बनारस। क्या आपको पता है कि वर्तमान में इस समय वहां के एक पार्षद को और एक जेई को जनता ने बिजली के खंभों के साथ बांध के अपने मोहल्ले में बिठा रखा है, उसी बनारस में जिसमें मोदी जी चुनाव के पहले सफाई कर्मचारियों के पैर धोके और उसकी पूजा करते हैं। तो आम जनता ये समझ रही है कि हमें ठीक है कर्नल साहब, वापस आऊंगे आपके पास। कुछ टेक्निकल कमी आ गई है, इस वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे। सुभाष यादव जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि अब जो बीजेपी की भाषा होगी वही आप लोगों की भी भाषा होगी। दल बदल गया और अब आप लोगों के जो नजरिए हैं वो भी बदल गए हैं। सुना आपने अभी आपने कर्नल साहब को क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अभी भी कानून का राज कायम नहीं हो पाया है, अभी भी जो वक्त पहले चल रहा था, जो तमाम बातें की जाती थी वो दोगुनी है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी हत्याएं हो रही हैं, लूट डकैती सब कुछ हो रहा है। सुभाष यादव जी, आपका जो माइक है वो म्यूट है, शायद उसको अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। जी दिव्या जी, अभी आवाज आ रही है? अब बोलिए, आवाज आ रही है। देखिए दिव्या जी, हमारी पार्टी की प्रदेश महासचिव महिला मंच नंदिनी राजभर जी की जो हत्या हो गई है, उसके लिए हमें खेद भी और दुख भी हमारे लिए है, क्योंकि हमारी पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता थी, बड़ी ईमानदार कार्यकर्ता थी, पदाधिकारी थी। परंतु वो योगी राज है, ये अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधियों के घर पे निश्चित ही बुलडोजर चलेगा। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून व्यवस्था वास्तविकता है दिव्या जी, एक विचारणीय प्रश्न है। कानून व्यवस्था सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए विचारणीय प्रश्न नहीं है। कानून व्यवस्था का मौका जब संदेश खाने के अंदर टीएमसी की सरकार उठाती है, तो उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोलते। पूर्व के अंदर जब राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार होता है कानून व्यवस्था के ऊपर, तब समाजवादी पार्टी के लोग सवाल नहीं उठाते। चंद्रबाबू नायडू की जब इसके पहले सरकार हुआ करती, जब समर्थन दिया करते थे, तब वहां इस प्रकार की घटना होती, तब उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया करते थे। बीआरएस की सरकार इसके पहले तेलंगाना के अंदर थी, वहां पे इस प्रकार की घटनाएं होती, तो समाजवादी पार्टी के लोग उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया करते थे। तो पहले मेरे बड़े भाई को इसके बारे में भी जानना चाहिए कि कानून व्यवस्था वास्तव में एक चुनौती है, लेकिन उसको पर्टिकुलर किसी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का जो कार्य करते हैं, उसको कम से कम छोड़ दें। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर इस प्रकार का चलन था कि जहां पे भी दिख जाए सपा का झंडा, वहां बैठा कोई ना कोई गुंडा। आजमगढ़ के अंदर आज से 5 से 7 साल पहले, मैं आजमगढ़ का मूल निवासी हूं, मंदुरी एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है ताबरपुर से और निजामाबाद के बीच की जो दूरी पड़ती है, वहां पे 6 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके नहीं गुजर पाता था, क्योंकि मोटरसाइकिल छीन ली जाती थी देसी कट्टा सटाकर। आज वहां पे दुकानें लग रही है, रेहड़ियां लग रही, पटरियां बिछ रही है, वहां पे लोग 9 बजे तक 10 बजे तक आना जाना कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कानून का राज है। 1-2 घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो अब इसको आप अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है कर्नल साहब, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर अन्य मेहमान के पास जाऊंगी। एक मिनट। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। आपने जो सवाल पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है वो हमारी भाषा है। हम एनडीए के एक अहम सहयोगी हैं, और जो एनडीए की विकास की भाषा है वही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भाषा है। जो एनडीए की पिछड़ों की भाषा है वही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भाषा है। जो भारतीय जनता पार्टी की दलितों की, वंचितों की, शोषितों की लड़ाई की भाषा है वही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भाषा है। यानी हम देश के साथ हैं, प्रदेश के साथ हैं, शोषितों के साथ में, वंचितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, दलितों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में। यानी कि अब हर किसी का भला आपको बीजेपी में ही नजर आ रहा है। ठीक है सुभाष जी, वापस आती हूँ आपके पास। कर्नल साहब, सुना आपने, जवाब दे दीजिए अब। दिव्या जी, मैं इनकी क्या बात सुनूं? ये सामाजिक न्याय पे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हमारे साथ आए हैं और सामाजिक न्याय पे ही छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के वापस गए हैं। मैं चाहूंगा कि ये सड़क पे बैठ के धरना करें, झूठ में मत बोलिए। बात की अनुशासन लाइए, आपका नया बंद कर दीजिए। आप नेशनल चैनल पर बैठकर झूठ परोसेंगे और आपको लगता है कि आपके झूठ को मैं सुन लूंगा। कौन से सामाजिक न्याय की बात करते हैं आप? श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री थे। आदरणीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के 1 बार मुख्यमंत्री थे। सामाजिक न्याय समिति गठित हुई थी 2001 के अंदर। 8 अक्टूबर 2001 को उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। पिछड़ों की बात करने वाले पीडीए का नारा देते हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का प्रयास क्यों नहीं किया?
जातिगत जनगणना की आज बात करते हो। 2011 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने 2011 की जातिगत आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए? आपने सरकार को समर्थन देकर रखा था, डिबेट के अंदर बैठ के जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की बात करोगे? बिल्कुल मत बोलिए। इस झूठ की वजह से आपको जनता साफ कर दी जा रही है। जो आपके पास 2 बच्चे हुए ना, ये 24 के लोकसभा चुनाव में ये 0 होने वाले, 0 बिल्कुल 0 होने वाले हैं, 0। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं ना, कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं। सुभाष जी एक एक करके टाइम चला रहा हूँ मैं, हर प्रवक्ता का मोबाइल में टाइमर चला के चेक कर रहा हूँ। ठीक है बोलिए ना, मैंने उनको रोक दिया। बात करूं, आप इनका भोंपू बंद कराइए तो मैं बात करूं जी। अरे भोंपू तो सपा वाले हैं, बसते रहते पीडीए पीडीए पीडीए। सत्ता के बाद में भोंपू बजाते हो, सत्ता में रहते पीडीए याद नहीं आते भोंपू महाराज। जैसे भोंपू भोंपू है, पीडीए का भोंपू बजा रहे हैं। सुभाष जी थोड़ा पानी पीजिए आप। मुझे समय चाहिए अपनी बात रखने के लिए, मैं टाइमर मेंटेन कर रहा हूँ मोबाइल पे, मुझे समय नहीं दिया जा रहा है। बोलिए कर्नल साहब बोलिए। आप इनकी आवाज बंद कराइए दिव्या जी। पहले ये प्रवक्ता का मैं भोंपू ज्यादा है, कृपया इनकी आवाज बंद कराइए ताकि मैं सुप्रीमो भोंपू ज्यादा है, कर्नल कराइए भोंपू है। सुभाष जी ऐसे ओवरलैप होगा के माध्यम से जनगणना शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। ठीक है, देखेंगे तो पत्थर मिलेगा। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे से जुड़े हुए हैं, विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, आप लोग तो अब गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि पूर्वांचल की जंग इतनी आसान नहीं है, मोदी का चेहरा आगे है। देखिए, पूर्वांचल का विकास धर्म जाति नफरत की वजह से बाधित है। जो सबसे बड़ा कृषि के बाद नंबर 2 पर जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में और विकास में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता था, वो हथकरघा भी पूरी तरीके से धर्म जाति नफरत का शिकार हो चुका है। और इस देश में कृषि उपज का क्या मूल्य मिल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। 700 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद भी एमएसपी पे लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी सरकार के देश के किसानों को छलने का और गुमराह करने का काम कर रही है। इसलिए विकास के जो दावे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हवाई और फर्जी है। धरातल पर उत्तर प्रदेश का आम जनमानस और खास तौर से पूर्वांचल में कृषि और हथकरघा से जुड़ा व्यक्ति पूरी तरीके से बदहाली की ओर ऐसे परिवार उत्तर प्रदेश से लगातार पलायन कर रहे हैं और गुजरात में और मुंबई में मजदूरी कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, पिछड़े दलितों को, यहां तक कि श्रवण बिरादरी के लड़के भी अब गुजरात और महाराष्ट्र में दिल्ली की सड़कों पर जिस स्तर पर देखे जा रहे हैं उसको देख के स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की बदहाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी सरकार ने मिलकर किया है। और अब इस चुनाव में लगातार झूठ की जो तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, करोड़ों रुपए का विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, धरातल पे उससे आम जनता कोई वास्ता नहीं रखती है। और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस महंगाई और बेरोजगारी की मार झेलता हुआ पूर्वांचल करारी चोट देने जा रहा है। और इंडिया गठबंधन जो हमारा है उसके सभी राजनीतिक दल जितने भी हम साथ में ला सकते हैं लाने का प्रयास कर रहे हैं। मिलकर भारतीय जनता पार्टी की यह धर्म जात नफरत की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। ठीक है, राजीव रंजन जी इस बात का सिनेरियो आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2019 की क्या भरपाई हो पाएगी? नहीं दिव्या जी, देखिए मोदी ने अपना आजमगढ़ से अभियान क्यों शुरू किया है इस चुनाव का, पूर्वांचल का, इसको पहले समझना पड़ेगा। देखिए आजमगढ़ मोदी जी की जो लोकसभा सीट है बनारस, उसके बगल में एक ऐसी सीट है कि आजमगढ़ के अगल बगल पिछले लोकसभा चुनाव में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें हारी, उसमें से 6 सीटें यही हार गई। तो 6 सीटें जो हारी बिल्कुल आजमगढ़ के अगल बगल की सीटें, आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, अम्बेडकर नगर, जौनपुर। तो एक भारतीय जनता पार्टी का जो अब की अभियान है वो आजमगढ़ के आसपास के जिलों को क्रैक करना सबसे बड़ा अभियान है। और चूंकि अखिलेश यादव को आजमगढ़ से लड़ने की संभावना है तो आजमगढ़ पे चुनाव प्रचार और केंद्रित है भारतीय जनता पार्टी का। अब भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही है, जिन नीतियों का आधार पर आज तक 10 साल से वो शासन कर रही है इस देश में और 7 साल से प्रदेश में, निश्चित तौर पर इन नीतियों को आम जनता ने एक्सेप्ट किया है
और इन्हीं नीतियों को एक्सेप्ट करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में। और वो चुनाव दर चुनाव वो बहुमत कहीं कमजोर नहीं हो रहा है। इसके पहले जो बहुमत रहा है उससे अच्छा ही बहुमत मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक मेहनत करने वाली पार्टी है और किसी भी चुनाव को बहुत सलीके से लड़ती है। तो ऐसे में हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में इस बार बहुत अच्छा करेगी। 39 विधानसभा की सीटें मतलब इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी विधानसभा जी। इसके लिए उसका विशेष अभियान पूर्वांचल का है और पूर्वांचल में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कोई एकाध सीट आजमगढ़ की फंसी तो फंसी नहीं तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है अवनीश जी, मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है राजीव जी, आ रही हूँ वापस आपके पास। अवनीश जी आपके पास आती हूँ क्योंकि अभी आपने विकास जी को सुना, वो कह रहे हैं कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मुद्दे तो वहीं की वहीं है। किस बात की वाहवाही? परेशान वो है जो 60 सालों तक देश को चलते रहे। परेशान वो पार्टी के नेता हैं जो एक परिवार की चाकरी करने के कारण उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उत्तर प्रदेश से पलायन करा दिया है। पलायन की जो बातें कह रहे हैं मेरे कांग्रेस के साथी, पलायन कर गए हैं कांग्रेसी। उनकी गलत नीतियों के कारण जनता ने उन्हें जिस तरह से नकारा है, कांग्रेस का नेता पलायन कर चुका है। कांग्रेस का नेतृत्व उत्तर प्रदेश छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग चुका है लड़ाई से पहले। उनके पास ना आज कार्यकर्ता है, ना वोटर है, ना सपोर्टर है और कैंडिडेट तो उनके पास मिलने से नहीं रहे। जिनके साथ 2 साल पहले 17 में गठबंधन किया, आज फिर उनके साथ जाके गठबंधन करने की मजबूरी इसीलिए आई है कि उनकी जमीन खसक चुकी है। और जमीन इसलिए खिसकी है कि उनकी कुनीतियां थी, उनकी गलत नीतियां थी। जो गलत नीतियां थी वो जनता अब जाग चुकी है, उन नीतियों को पहचान चुकी है। जनता उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कर चुकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो चुका है, इसलिए कांग्रेस के सभी बड़े नेता उत्तर प्रदेश का मैदान छोड़। ठीक है विकास जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का पलायन हो रहा है, नेताओं का पलायन इसलिए हो रहा है पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जमीन खिसक गई है आप लोगों की। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी भी जानती है और कमजोरी दूर करने की कोशिश करती है। घर में बैठकर बयानबाजी करने से और चिल्लाने से मीडिया पर काम नहीं होगा। जनता के बीच जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, सक्षम नेतृत्व कर रहा है। जो नेतृत्व की नीतियां हैं और नियत है वो दोनों स्पष्ट है, जो जनता को पसंद आ रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है विकास जी मुद्दे तो आप लोग बहुत सारे उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग जनता को नहीं समझा पा रहे हैं और आपके खुद के पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी। तो पहले तो पार्टी को एकजुट करिए ना, नेताओं को एकजुट करिए। दिव्या जी तथ्य ले लीजिए, दिव्या जी तथ्य ले लीजिए। जहां अविनाश जी एक जिम्मेदार पत्रकार भी रहे हैं, बड़े चैनल में ग्रुप में रहे हैं। पूर्वांचल की 21 जिले में करीब 26 लोकसभा सीट में 130 विधानसभा सीट आती है, जिसमें इनकी स्थितियां देख लीजिए। आजमगढ़ से शुरुआत हुई है इनकी हार की, गाजीपुर की 7 सीट, कौशाम्बी की 3 सीट बीजेपी हारी। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी सीट को हारे हैं। बस्ती में 5, मऊ में 4, बलिया में 7 में से 5 सीटों पे बीजेपी हारी और जौनपुर की 9 सीटों में 4 पे हारी। और 2017 में जो योगी जी उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और दूर कर लेते हैं अपने काम पर, अपनी मेहनत पर, अपने समर्पण पर, अपनी नियत पर। आपके पास क्या है, आप अपना बताइए कि किस तरह से कांग्रेस घुटने टेक कर मैदान से भाग गई है। देखिए ये भाजपा की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नफरत विघटन ये करके राजनीति कर रहे थे, आज इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद इनको इनकी सच्चाई देश की जनता के सामने आने जा रही है। जिन अगड़े और पिछड़े हिंदुओं में इस देश को ये बांट रहे थे, वो अगड़े हिंदुओं को जो ये गुमराह कर रहे थे धर्म जात की अफीम खिला करके, आज वो इनका समीकरण ध्वस्त होते दिख रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि लगातार ये सीटें हासिल करने के बजाय हारते जा रहे हैं पूर्वांचल में। और पूर्वांचल में जितना जबरदस्त इनको करारा जवाब मिला है, लोकसभा चुनाव में और जबरदस्त करारा जवाब मिलने जा रहा है। वो जनता को पसंद आ रहा है। दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बनता जा रहा है। तीसरी बार 400 पार और मोदी की सरकार ये 11 सफल करीब 45 विधानसभा सीटों पर
आप अपनी कायस्थ वोटों का एक बहुत बड़ा समर्थन इनको प्राप्त था, पर इन्होंने लगातार उन कायस्थ वोटों को तोड़ने का काम किया। ब्राह्मणों को लगातार हत्याएं होती रही। ठीक है कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना होगा। कर्नल साहब मैं वापस आऊंगी तो आपसे ये भी सवाल जरूर पूछूंगी कि अखिलेश यादव के भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की खबरें मिल रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे।